हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। ये हमारी जो इकोनॉमी सीरीज है इसका लेक्चर नंबर 9 ये है। और हम मॉनेटरी पॉलिसी को आज डिस्कस करेंगे। आरबीआई किस तरह से फंक्शन करता है ये डिस्कस करेंगे, क्या क्या काम होते हैं आरबीआई के, और जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमी में। तो उसको आरबीआई कैसे मैनेज करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कितने तरह की मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्रिक्वेंटली यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर एंड यू कैन फॉलो मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल टू गेट एक्सेस ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड अदर फ्री सेशंस इंक्लूडिंग पीडीएफ्स। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो भी बच्चे घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप कंप्लीट प्रिपरेशन अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, जो आपको 1 पॉइंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। जीएस ऑप्शनल ये दोनों इसमें इंक्लूड रहेंगे। फीस इज़ 55,000। यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा व्हेन यू यूज़ द कोड आरबी लाइव। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्रिप्शन का लिंक है, आप उस पर जा सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से स्टार्ट करेंगे। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है। अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी इज बेसिकली डील्स विथ मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई। इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई के मैनेजमेंट से डील करती है मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन यहाँ पे बना रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आरबीआई, जो भी सेंट्रल बैंक है किसी भी कंट्री का, वो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी में डील करता है। तो इंडिया में आरबीआई यहाँ पे रहेगा और ये क्या करेगा, मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, ये सारे काम आरबीआई यहाँ पे करेगा। इसके लिए काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, जैसे रेपो रेट हो गई, ओके, रिजर्व रेशियो लाइक सीआरआर एक्सेट्रा। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, आरबीआई के फंक्शंस की बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली डीलिंग विद द इन्फ्लुएंसिंग द मनी सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन जो प्रिवेल है इकोनॉमी में, जिस तरह की भी सिचुएशन है, तो उसको देखते हुए मनी सप्लाई को इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है। यहाँ पे जो हमने इन्फ्लेशन वाला चैप्टर था उसको थोड़ा सा आप रिकॉल करेंगे। इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो है अगर ज़्यादा हो रही है तो मनी सप्लाई को क्या किया जाएगा, थोड़ा सा मनी सप्लाई को कम किया जाएगा। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश किया जाए, तो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाएगा। क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो बिजनेस को आराम से क्या होगा, लोन मिल जाएगा, क्रेडिट का एक्सेस होगा। जब उनको क्रेडिट मिल जाएगा, कैपिटल का एक्सेस हो जाएगा, तो वो ग्रो कर सकते हैं, नए बिजनेस डेवलप हो सकते हैं, और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो इस तरह से आरबीआई अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो हम मनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो मनी सप्लाई को कम कर देते हैं। ये पूरा आपका इस तरह से रहता है। और ये जो आउटपुट यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, इसको आप इकोनॉमिक ग्रोथ से जोड़ सकते हैं, जीडीपी से जोड़ सकते हैं। इन्फ्लेशन को डेफिनेटली मैनेज किया जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक टूल क्यों है? क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करेगा। मनी सप्लाई जो है पूरी इकोनॉमी के अंदर आपका प्रभाव डालेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगी, इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगी, इसलिए इसे मैक्रो इकोनॉमिक टूल कहा गया है। जो शुरुआती हमारे जो लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी ये सब क्या होती हैं, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, तो ये जो प्लेलिस्ट है शुरू जो फर्स्ट लेक्चर है वहाँ से आप 1 2 3 4 करके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्रेडिट पॉलिसी अगेन एक पार्ट होगा। जैसे अगर हम ये बनाते हैं बॉक्स और इसे इसे कहते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी का है, तो इसी का एक पार्ट क्या होगा, क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी क्या डील करेगी कि हाँ कि कितना क्रेडिट जो है अवेलेबल कराया जा रहा है मार्केट के अंदर। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो क्रेडिट सप्लाई भी ज़्यादा होगी। इंटरेस्ट रेट, किस इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो क्रेडिट पॉलिसी डील करती है। एंड क्रेडिट पॉलिसी इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात आती है तो ऑब्जेक्टिव अभी जो हमने डिस्कशन किया वहीं से ऑब्जेक्टिव्स भी निकल के आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इन्फ्लेशन को मैनेज करना। इन्फ्लेशन का चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वहाँ पे हमने बात की थी कि इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट क्या होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन में एक बहुत बड़ा चीज़ ये सामने आया था कि जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उनकी सेविंग जो है वो बहुत कम हो जाती है। कई बार इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनकी सेविंग तो दूर की बात है, उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक जो आपकी सुविधाएं हैं, उनको भी डील करने में दिक्कत होती है, वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन्फ्लेशन को क्या रखा जाता है, हमेशा मैनेजेबल रखा जाता है। और ये एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहता है।
मॉनेटरी पॉलिसी का, प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। कैसे आरबीआई करेगा? अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो मनी सप्लाई को कम कर दिया जाएगा, इन्फ्लेशन मैनेजेबल ब्रैकेट में है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करना है, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी को अगर पुश करना है, तो आरबीआई क्या करेगा? मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं कोरोना का। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, मार्च 2020 के बाद से आरबीआई ने क्या करा है? मनी सप्लाई को इंक्रीज ही रखा है, कोशिश की है मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की, क्योंकि कोरोना की वजह से लिक्विडिटी क्रंच था। ये भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है, लिक्विडिटी क्रंच। इसका क्या मतलब होगा कि मनी सप्लाई, ओके, कैश की कमी है, मनी सप्लाई कम है मार्केट में। तो लिक्विडिटी आपकी कम थी मार्केट में, जिसकी वजह से बिजनेसेस को दिक्कत हो रही थी। आरबीआई नहीं चाहता था कि ऑलरेडी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस है, इसलिए आरबीआई ने मनी सप्लाई को बनाए रखा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करके रखा। और ये जो मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की बात की जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं? इस तरह की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें टोटल मनी सप्लाई को क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है। अब ये सब क्या हैं? की वर्ड्स हैं, क्योंकि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लेंगे, इन्हीं सेशंस में हम करेंगे। तो आप देखेंगे ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं कि अच्छा टाइट मनी पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। सो यू नीड टू नो द बेसिक, है ना, कि इसका मतलब क्या होता है। वैसे तो वर्ड जो लिखा हुआ है इसी से आपको आइडिया लग जाएगा। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करेगा? मनी सप्लाई को कम करने का प्रयास करेगा, मार्केट से मनी सप्लाई को कम करेगा। कब ये आपका फॉलो किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन, किस तरह की कंडीशन है, क्या डिमांड कर रहा है, उस हिसाब से आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाएगा। अगर हम कोविड 2020 की बात करें या फिर 2008-9 में जो ग्लोबल रिसेशन आया था उस टाइम पे, तो वहाँ पे आरबीआई ने क्या किया था? बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया था। और अभी भी आप देखेंगे लास्ट ईयर से अभी तक भी आरबीआई ने अकोमोडेटिव किया हुआ है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को, मतलब मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया हुआ है। रीज़न साफ है, रीज़न यही है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। हमने देखा था लास्ट ईयर रिसेशन भी रहा था, जीडीपी फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स नेगेटिव ग्रोथ रेट था जीडीपी। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया? बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए मनी सप्लाई को इंक्रीज़ रखा, और आरबीआई यही प्रयास कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ, अगेन इसी से ये भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। बैलेंसिंग द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बैलेंसिंग की बात आ रही है, तो कैसे डील होगा? मान लीजिए इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो आपकी सेविंग्स प्रभावित होंगी, सेविंग्स कम होगी। लेकिन अगर आपने मार्केट में मनी सप्लाई है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से लोन मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्याज दरें हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो फिर बिजनेस क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो कॉस्ट है, किसका? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट उनको ज़्यादा पड़ रहा है, इस वजह से ओके वो अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रभावित होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होगी। तो ये आप समझ लीजिए कि आरबीआई के लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है कैसे इसको मैनेज करना है, और आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से इन सब चीज़ों को डील करता है। अब आरबीआई की अगर हम बात करें, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे एस्टेब्लिश किया गया 1935 में अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। हिल्टन यंग कमीशन थी, इसका जो है रिकमेंडेशन यहाँ पे था। और शुरू में ये क्या था? प्राइवेटाइज बैंक था, प्राइवेट बैंक के रूप में था। और 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने ऑनरशिप अपने हाथ में ले ली, गवर्नमेंट की ऑनरशिप है। तो शुरू में एक तरह से प्राइवेटली ओन्ड बैंक था, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ। और अंडर द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ये आपको याद रखना है, आरबीआई एक्ट है, ये काफ़ी बार यूज़ में आएगा। अब हमारा बैंकिंग वाला जो टॉपिक चल रहा है, तो इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स पढ़ेंगे, फाइन। तो यहाँ पे जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनको पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आएगा कि हाँ आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 के अंदर इनको मेंशन किया गया है। तो यू शुड रिमेंबर आरबीआई एक्ट 1934, फाइन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से काम करता है अगर इसे हम देखें, तो रिजर्व बैंक के जो भी अफेयर्स हैं, जनरल सुपरिंटेंडेंस हो गया, डायरेक्शन ऑफ बैंक अफेयर्स, ये सारे गवर्न किए जाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ये पूरा गवर्न किया जाता है। बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग विद द आरबीआई एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसके हिसाब से बोर्ड को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो भी अपॉइंटेड मेंबर हैं या नॉमिनेटेड मेंबर है, ओके, दे विल बी फॉर 4 ईयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन अगर यहाँ पे हम देखते हैं, तो जो ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं, ऑफिशियल डायरेक्टर में क्या होगा? आरबीआई के जो गवर्नर हो गए, है ना, डेप्यूटी गवर्नर हैं, फुल टाइम रहेंगे ये गवर्नर, और नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, तो 4 से ज़्यादा डेप्यूटी गवर्नर नहीं रहेंगे।
फॉर एग्जांपल आप ये देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नर हैं एंड वी हैव 4 डिप्टी गवर्नर्स एज वेल। ठीक है, बाकी आपके नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। 10 डायरेक्टर्स रहेंगे अलग अलग फील्ड से एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विल बी देयर। इसके अलावा आपके 4 डायरेक्टर रहेंगे लोकल बोर्ड के लिए। अब लोकल बोर्ड किस तरह से बनाए जाते हैं इसको हम देखें तो कंट्री के जो 4 रीजन हैं, पूरे इंडिया को इन्होंने 4 रीजन में डिवाइड किया हुआ है, ताकि जो लोकल इन्फॉर्मेशन है, रीजन्स हैं, उनके बारे में भी सारी चीज़ें पता चलती रहे। वहाँ पे क्या इकोनॉमिक ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस तरह से बैंकिंग फंक्शंस हैं, इसलिए जो लोकल मैटर्स हैं उनका भी आइडिया आरबीआई को अच्छे से लगता रहे, इसलिए ये 4 आपके रीजन्स इन्होंने बना रखे हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। और यहाँ पे हर बोर्ड की जो है मेंबरशिप क्या रहेगी, 5 मेंबर्स ईच अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 4 ईयर्स। और ये लोकल बोर्ड क्या करेंगे, आरबीआई को एडवाइस करेंगे लोकल मैटर्स में कि ये इस तरह से है, और उसके बेसिस पे आरबीआई को डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। जहाँ तक लोकल बोर्ड्स की बात है तो इसके अंदर अभी एक इशू हाईलाइट हुआ था कि लोकल बोर्ड्स के अंदर ये काफ़ी सारी वैकेंसीज पड़ी हैं, तो आप कैसे फंक्शनिंग करोगे। तो दिस इज़ द थिंग। ये 4 एरिया हैं जहाँ पे इनकी मतलब इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि हाँ इस तरह से आरबीआई की फंक्शनिंग हो रही है। और बेसिक जो बोर्ड की फंक्शनिंग है, ऑफिशियल डायरेक्टर्स कौन है, कितने डेप्यूटी गवर्नर हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जिस पे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई काम करता है बैंक ऑफ इशू का। आरबीआई के पास ही राइट है जो कि जो भी नोट्स होंगे, है ना, प्रिंट करने का, करेंसी प्रिंट करने का। ऐसा नहीं है कि एसबीआई जो है, पीएनबी है, वो अपनी तरफ से करेंसी प्रिंट कर सकता है। तो आरबीआई हैज़ द सोल राइट टू इशू द नोट ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट ₹1 नोट। 1 रुपये का जो नोट है उसके ऊपर सिग्नेचर फाइनेंस सेक्रेटरी का रहता है ना, बाकी सब पे आरबीआई गवर्नर का ही रहेगा। लेकिन जहाँ तक 1 रुपये के नोट के डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट की ये सब बात आएगी तो आरबीआई ही पूरा उसको मैनेज कर रहा है। ओके, आरबीआई उसको पूरा देखेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बैंक ऑफ इशू में ये 1 रुपये नोट वाला एक्सेप्शन ध्यान रख लीजिए, बाकी तो सब आप जानते ही हैं। आरबीआई मैनेजेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹1 नोट एज वेल। अब आरबीआई क्या करता है, बैंक के बैंकर, गवर्नमेंट के बैंकर का भी काम करता है। गवर्नमेंट के बैंकर का क्या मतलब होगा कि जैसे हम बैंक में जाते हैं, हमें पैसे की ज़रूरत है, लोन चाहिए, तो हम बैंक के पास चले जाते हैं, फाइन। और कोई इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग अलग अलग, जैसे कोई कंपनियां हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, तो वो अपने हिसाब से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो गवर्नमेंट को अगर पैसे की ज़रूरत है, लोन है, तो आरबीआई वहाँ पे हेल्प करेगा। आरबीआई हेल्प करेगा लोन रेज करने में। आरबीआई इसके अलावा एडवाइज़र का भी काम करता है इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज़, कि कहाँ पे करना है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, तो वहाँ पे आरबीआई अपना जो है एडवाइस भी प्रोवाइड करेगा एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जो एक तरह के बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स का मतलब हो गया बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट की उधार लेने का ये एक तरह का तरीका है। गवर्नमेंट अगर बॉन्ड इशू कर रही है तो उतने पैसे वो उधार ले सकती है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आरबीआई बेसिकली इशूज द बॉन्ड्स। आरबीआई ये बॉन्ड वगैरह इशू करेगा। आरबीआई एक्सेप्ट लोन्स एंड मैनेजेस द पब्लिक डेट को मैनेज करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम आरबीआई इशूज द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सब आरबीआई इशू करता है। गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में भी काम कर रहा है, एडवाइजर के रूप में भी काम कर रहा है। इसके अलावा बैंकों के भी बैंक का ये काम करता है। जैसे हमें पैसे की ज़रूरत है तो हम बैंक के पास चले गए कि हमें लोन दे दीजिए। अब अगर बैंकों को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या बैंक कोई क्राइसिस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, फाइन, तो बैंक कहाँ पे जाएंगे, सो आरबीआई इज़ द आंसर। आरबीआई क्या करता है, अगर बैंकों को इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है तो आरबीआई के पास वो जाके पैसा ले सकते हैं। इन द टाइम ऑफ क्राइसिस आरबीआई बैंकों को हेल्प करता है। रिसेंटली हमने देखा, लास्ट ईयर की ही बात है, यस बैंक, आई थिंक फेब या मार्च के अंदर था लास्ट ईयर, यस बैंक वाला जो क्राइसिस था, वहाँ पे किस तरह से आरबीआई ने इंटरवीन किया, फिर वापस से फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज किया। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अगर कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, जैसे अभी हम टूल्स जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आएगा। तो बैंक क्या करते हैं, अपना सेटलमेंट के लिए बैलेंस शीट को मैच करने के हिसाब से इंटर बैंक ये जो है एडवांस ले लेते हैं। तो जनरली ये पूरा काम चलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर इंटर बैंक
लिक्विडिटी पूरी तरह से ड्राई हो गई है। अगर बैंकों को कहीं से भी पैसा नहीं मिल पा रहा है तो एज ए काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन वो क्या करते हैं, ओवरनाइट, फाइन, ओवरनाइट बोरो करते हैं आरबीआई से। तो उसके लिए जो रेट चार्ज की जाती है वो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। ठीक है, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, कमर्शियल बैंक्स को हेल्प करते हैं टाइम ऑफ क्राइसिस के अंदर। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन्स है आरबीआई के पास वो जा सकते हैं लेने के लिए। स्टेबलाइजिंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था ही, है ना। इसको तो हमने डिस्कस किया है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। इसे हमने डिस्कस किया था मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग कि हाँ, इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो मनी सप्लाई को कम कर देगा, इन्फ्लेशन अगर मैनेजेबल है तो फिर मनी सप्लाई को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये जो टारगेट है इसे हम आगे लेंगे, यही एक और टॉपिक आएगा जिसमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है 4+-2 वाला, वहाँ पे इसको और देखेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि हाँ, इन्फ्लेशन को मैनेज करता है, दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टोडियंस ऑफ फॉरेन रिजर्व। जो फॉरेक्स होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को शॉर्ट में फॉरेक्स भी कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर क्या होता है, मेजोरिटी पार्ट जो होता है लगभग 90% तक फॉरेन करेंसी होती हैं, बाकी फिर गोल्ड और भी कई चीज़ें होती हैं। तो फॉरेक्स का जो मैनेजमेंट है पूरा का पूरा, उसका कस्टोडियन है आरबीआई, उसको अपनी देखरेख में रखता है। क्यों? ताकि स्टेबलाइज किया जा सके एक्सचेंज रेट ऑफ रुपये की जो एक्सचेंज रेट है उससे स्टेबलाइज किया जा सके। मान लीजिए अभी $1 फॉर एग्जांपल, $1 हमने 75 रुपी यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि $1 75 चल रहा है, लेकिन रुपए का डेप्रिसिएशन होता है, मतलब रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में नीचे चली जाती है। हम मान लेते हैं कि 80 रुपये पे पहुँच गया है ना, लगातार नीचे जाती जा रही है। तो फिर आरबीआई क्या करेगा, इंटरवीन करेगा और मार्केट के अंदर क्या करेगा, डॉलर्स इंजेक्ट कर देगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगा। तो उससे क्या होगा, ये रुपए का स्लाइड है थोड़ा सा रुक जाएगा। वैसे ये पूरा जो करेंसी रिलेटेड चीज़ें हैं फॉरेक्स को डिटेल के अंदर, और ये किस तरह से वर्क करता है करेंसी रेजिम, ये हमारे पास एक चैप्टर है एक्सटर्नल सेक्टर, पूरा का पूरा चैप्टर है जिसमें हम इन चीज़ों को डिटेल में लेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि हाँ, फॉरेक्स को आरबीआई मैनेज कर रहा है। स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट में भी आरबीआई का रोल है। अभी रिसेंटली हमने देखा कुछ करोड़ रुपए आरबीआई ने यहाँ पे इंजेक्ट किए थे, है ना, टू चेक द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। उस कॉन्टेक्स्ट में इसे देखना है। इसके अलावा सुपरवाइजरी फंक्शंस होते हैं जिसमें मेजर अगर हम देखेंगे, ग्रांटिंग द लाइसेंस टू द बैंक्स, बैंकों को लाइसेंस देना। बैंकों को अगर ब्रांच का एक्सपेंशन करना है तो बैंक अगर अपना पूरा क्या करना चाह रहे हैं, विंडिंग अप, है ना, पूरा अपना बोरिया बिस्तर समेट के बंद होना चाह रहे हैं, तो स्टिल दे वुड बी रिक्वायरिंग द आरबीआईज अप्रूवल अगेन। इंश्योरिंग द हेल्थ ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो है काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन जो बैंक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बैंकों के अलावा और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, और आरबीआई यहाँ पे इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या रहे, स्टेबल रहे, स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो पूरी इकोनॉमी को नुकसान पहुँचा सकता है। तो अगेन आरबीआई का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किस कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई कर रहा है, कौन सी पावर्स के अंडर में, जो इसको आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में मिली हुई हैं, एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में मिली हुई है। इन चीज़ों के अंडर में आरबीआई अपना सारा ये काम कर रहा है। अब हम आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पे। देखिए पहले होता क्या था, गवर्नमेंट वर्सेस आरबीआई, यू मस्ट हैव विटनेस दिस, है ना, आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से आरबीआई चाहता है कि इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा हो गया है। कई बार क्या होता है, आरबीआई कहता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है तो इसलिए हमें मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट आरबीआई को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। गवर्नमेंट कहती है नहीं, इन्फ्लेशन अभी मैनेजेबल है, आप मनी सप्लाई को कम मत करो। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो फिर क्रेडिट एक्सेस मुश्किल हो जाएगा। जो बिजनेसेस हैं उनको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा, उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करनी होगी। सो इन्वेस्टमेंट पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कम होगा, नए बिजनेस जनरेट होने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। बिजनेस अपना फंक्शन एक्सपेंड करेंगे, जितने भी बिजनेस है अगर अपने आप को एक्सपेंशन करते हैं उसमें भी दिक्कत आएगी। तो इसकी वजह से क्या प्रभावित होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा तो एम्प्लॉयमेंट और कम हो जाएगा, पहले ही प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की। तो ये इन दोनों के बीच में इस तरह से चलता रहता था
क्योंकि आरबीआई अपनी हिसाब से अपना अलग प्रायोरिटीज़ पे सोच रहा है, गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, ठीक है। तो इस इशू को डील करने के लिए कि इनके बीच में थोड़ा सा ये कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट किया गया। क्या क्रिएट किया गया? एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन्होंने सेट कर लिया। ये उसी तरह से मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, तो वो जब भी खेलने जाता है तो फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम हमेशा खेलते ही रहते हो, जबकि बच्चे ने पढ़ाई की है ना, उसने मान लीजिए 5 घंटे पढ़ा है, फिर वो खेलने गया तो फिर कि तुम हमेशा खेलते ही रहते हो। तो फिर उन्होंने एक दिन डिसाइड किया, बच्चे ने कहा कि चलो आप मुझे बता दो इतने घंटे पढ़ना है, मैं उतने घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं खेलने चला जाऊँगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है आप 6 घंटे पढ़ लो, या फिर स्कूल के बाद में आप 3 घंटा पढ़ सकते हो, इस तरीके से जो भी डिसीजन हुआ। उसके बाद आप खेलने चले जाओ 2 घंटे के लिए। अब उनके बीच में कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो इतने घंटे पढ़ के अगर खेलने जा रहा है तो फिर कोई उसको नहीं टोकेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्फ्लेशन और ग्रोथ वाला जो इशू चल रहा था, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट और आरबीआई ने यहाँ पे एक इन्फ्लेशन को टारगेट कर लिया। क्या टारगेट किया कि हम ये टारगेट लेके चलते हैं 4 ± 2% का। इन्फ्लेशन कौन सी यूज़ की जाएगी? हेडलाइन सीपीआई को यूज़ किया जाएगा, सीपीआई कंबाइंड। ये हमने पढ़ा है इन्फ्लेशन के चैप्टर में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, जिसमें अर्बन और रूरल दोनों आएंगे, इसको यूज़ किया जाता है। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2% से 6% के बीच में यहाँ तक होनी चाहिए। अगर 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट चला जाता है तो आरबीआई मनी सप्लाई को कम कर सकता है, आरबीआई के पास ये डिस्क्रिशन रहेगा, और फिर गवर्नमेंट भी ये देखेगी कि हाँ यार ये टारगेट से ऊपर चला गया है, सो स्टिल इट इज़ फाइन। इसकी वजह से ये जो कन्फ्लिक्ट था वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हुआ, और ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया, जिसमें क्या था, आरबीआई का जो एक्ट था 1934 वाला, इसको अमेंड किया गया और इसको स्टेट्यूटरी बेसिस दिया गया, मतलब लॉ के अंडर में इंक्लूड कर लिया इन्होंने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, जिसमें क्या होगा, हर 5 साल में आप ये डिसाइड करेंगे, हर 5 साल में ये टारगेट डिसाइड होगा। जैसे अभी एट प्रेजेंट 4 ± 2 है। ये आपका अडॉप्ट किया गया था 2016 में, 2021 तक ये वैलिड था, है ना, मार्च 2021 तक। तो गवर्नमेंट ने वापस इसी को रिवाइज कर दिया है, तो अगले 5 साल तक वापस से यही रहेगा, है ना, ये लेटेस्ट अपडेट है। तो दिस इज़ द थिंग। तो इस बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी आपकी चलेगी इन टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए। और जितनी भी जो इंटरेस्ट रेट हैं, है ना, इंटरेस्ट रेट है, जैसे पॉलिसी रेट है, रेपो रेट वगैरह, इनका डिसीजन कैसे लिया जाएगा कि कम करना है, ज़्यादा करना है, वट एवर इट इज़, तो इसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई। और अगेन यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर 6 हैं, तो इसमें 3-3 मेंबर रखे गए, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद के अंदर। क्योंकि हमने देखा कि दोनों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग ओपिनियन होते हैं, इसलिए दोनों को अब बराबर यहाँ पे रखा गया। आरबीआई के जो 3 मेंबर्स रहेंगे, 3 ऑफिशियल रहेंगे, इसमें एक तो गवर्नर ही रहेंगे, एक डिप्टी गवर्नर रहेंगे, और इसके अलावा एक और मेंबर रहेंगे आरबीआई के। गवर्नमेंट क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी 3 मेंबर्स को अपनी तरफ से। अगर यहाँ पे टाई हो जाता है ना, 3 ने एक पक्ष में, 3-3 से टाई हो गया, मान लीजिए 3 कह रहे हैं पॉलिसी रेट बढ़ाना है, 3 कह रहे हैं नहीं बढ़ाना है, तो फिर डिसीजन कैसे होगा? तो वहाँ पे जो कास्टिंग वोट है वो गवर्नर के पास रहेगा, गवर्नर जो डिसीजन दे देंगे वही डिसाइड हो जाएगा। जहाँ तक गवर्नर की बात है, आरबीआई के गवर्नर की, वो चेयरपर्सन होते हैं कमेटी के, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है इसके चेयरपर्सन होते हैं। ऑलरेडी यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितने मेंबर्स हैं, क्या हैं, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। डिसीजंस आर टेकन बाय द मेजोरिटी इन जनरल, लेकिन कास्टिंग वोट किसके पास रहेगा? गवर्नर के पास, अगर टाई हो जाता है। एक साइलेंट पीरियड भी ये ऑब्जर्व करते हैं 7 डेज़ का। जैसे मान लीजिए जब भी रेट्स वगैरह डिस्क्लोज होंगी, फाइन, तो उससे 7 दिन पहले और 7 दिन बाद, टू मेंटेन द सिक्रेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इसके लिए ये पूरा इन्होंने मेंटेन भी किया हुआ है। तो दिस इज़ ऑल फाइन। ये हमने आज देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जो फ्रेमवर्क है, स्पेशली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हमने देखा। ये कुछ बेसिक चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हमने देखी है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, ओके, यू विल बी गेटिंग इट टुमारो एज वेल, इसमें हम बात करेंगे कि आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी कर रहा है उसको मैनेज कैसे करता है। जैसे मनी सप्लाई बढ़ानी है तो क्या टूल्स हैं, किस तरीके से वो करेगा, तो टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फाइन, तो अभी के लिए इतना ही। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर, एंड इसके अलावा और जो आपके इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, उनको आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं।
Apart from this, Unacademy provides a kind of one part solution for your UPSC CSC preparation plus सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने 1 साल का चूज़ किया है, फिर आप ये कोड जैसे ही पुट करेंगे योर अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेज हैं, डाउट सॉल्विंग है, आंसर राइटिंग है, टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, टाइम पूरे एक पर्टिकुलर टाइम में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। ऑल दीज थिंग्स विच आर रिक्वायर फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन यू विल गेट हियर ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक का ये फी स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं, इनके लिए भी आप जा सकते हैं। एंड दिस इज़ द लोन फैसिलिटी लिंक, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस एज वेल। केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 2022 और 23 वाले बच्चे जो हैं वो इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, जो 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हर संडे आपका यूपीएससी कॉम्बैट होता है, जो एक तरह का फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें 1 घंटे में आपको 56 क्वेश्चन करने होते हैं। अगेन लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन अनलॉक दिस टेस्ट बाय यूजिंग द कोड RB Live। फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।